संवाद में आज का कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। भारत सरकार ने, कोर्ट ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो तलवार लटका रखी है सोनिया जी और राहुल जी के ऊपर, गिरफ्तारी की तलवार, आज उस पर चर्चा करने वाले हैं। केस तो बहुत पुराना है, नेशनल हेराल्ड का केस है। केस उस अखबार से जुड़ा हुआ है जो कि आजादी के आंदोलन का एक प्रमुख अखबार रहा है। जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको एक उसके फाउंडर के तौर पर वो रहे। वो अखबार लगातार चलता रहा। 3 अखबार निकलते थे, नेशनल हेराल्ड निकलता था, नवजीवन निकलता था और कौमी एकता निकलता था। इसके बाद में घाटे के अंदर चला गया जो अखबार निकालने वाली कंपनी थी, और उसने एक दूसरी कंपनी को इस अखबार को दिया, और उसी को लेकर के पूरी बहस है। आज हम पूरे विषय को भी समझेंगे, जो मुद्दे हैं उसको भी समझेंगे, और हमारी मुख्य जो बात रहेगी वो इस बात को लेकर के, क्या ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता वश किया जा रहा है। क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने तो रिपोर्ट 2012 के अंदर की थी, डिटेल्स उस समय कोर्ट के सामने लाने का काम किया था। 2012 से के बाद में 2014 के अंदर आ गए मोदी जी, और तब से लेकर आज तक कुछ नहीं हुआ। अब चार्जशीट उसके अंदर की गई है, तो क्या सोनिया जी की और राहुल जी की गिरफ्तारी की जा सकती है। राहुल गांधी जी के ऊपर एक केस नहीं है, इस समय मेरे ख्याल से 40 से ऊपर केसेस उनके ऊपर जो है दर्ज किए गए हैं। और हम मानते जाने माने पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी जी हैं। बीबीसी के लिए रिपोर्टिंग करते हुए आपको देश और दुनिया में जाना गया, और अभी यूट्यूब चैनल के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आप बहुत सक्रिय हैं। मूल तौर पर गांधीवादी हैं, सर्वोदयी हैं, समाजवादी विचार से आप प्रेरित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है समय देने के लिए रामदत्त त्रिपाठी जी। हमारे साथ में जागृति जी हैं जो कि एक्टिविस्ट हैं, और आपको मालूम है सर्व सेवा संघ के जब तोड़फोड़ हुई, उसकी लड़ाई उन्होंने पूरे देश के अंदर लड़ने का काम किया। देश भर के एक्टिविस्ट इनके साथ में वहां पर खड़े रहे। सर्व सेवा संघ के हमारे साथ में मोहम्मद खालिक साहब हैं, प्रोफेसर हैं, और जो है वो लगातार हमें समय देते हैं, लगातार विश्लेषण करने का काम करते हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में एडवोकेट आराधना भार्गव जी जुड़ी हुई हैं। कई वर्षों से, लगभग 35 वर्षों से आप वकालत कर रही हैं। और हमारे साथ में कोस्ट के तौर पर डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रामदत्त त्रिपाठी जी से ये जानना चाहूंगा कि ये जो पूरा केस है, इस केस के बारे में तो बहुत सारा सोशल मीडिया में आ गया है, लेकिन ये जो चार्जशीट की जो टाइमिंग है, उसके ऊपर बहुत प्रश्न चिन्ह जो है खड़े हो रहे हैं। और जितना इसे लंबा खींचा जा रहा है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि एजेंसियों के माध्यम से इस परिवार को ब्लैकमेल करने की कोशिश, दबाव में लाने की कोशिश, सरेंडर कराने की कोशिश की जा रही है। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे रामदत्त त्रिपाठी? में सारा कुछ, काफी कुछ आ गया है, लेकिन अभी तक एक बात ये नहीं बताई ईडी ने कि भाई इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का कैसे केस बनता है। मनी लॉन्ड्रिंग तब होती है जब कोई ब्लैक की इनकम कहीं से कमाए, ब्लैक का पैसा लाए और उसको व्हाइट में कन्वर्ट करे। क्योंकि ये केस इतना है कि भी हेराल्ड ग्रुप जो था, जैसा कि आपने बताया था, घाटे में चल रहा था, और कई बार ऐसा हुआ कि वेतन नहीं दे पाते थे। हम लोगों ने यहाँ खुद, मैंने जाके यूनियन के वहाँ हेराल्ड के गेट पे धरना दिया कि भाई तनख्वाह दीजिए, और खुलवाने के लिए अखबार जब बंद हुआ। और कई बार ये भी हुआ कि भाई उस समय नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने विशेष रूप से विज्ञापन दे के मदद की। फिर ये है कि कांग्रेस पार्टी ने, चूंकि उससे जुड़ा था अखबार, उनको करीब 90 करोड़ रुपया दिया था, जो हेराल्ड की कंपनी है एसोसिएटेड जर्नल्स। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि भाई एक नई कंपनी बनी, यंग इंडियन चैरिटेबल कंपनी बनी, सेक्शन 8 जो है कंपनी एक्ट का, उसमें इस अखबार को उस लोन के एवज में या जैसे भी हो वो ट्रांसफर कर दिए गए उसके एसेट्स। तो अभी तक हमें ये नहीं मालूम है कि भाई इसमें कौन सी ब्लैक की कमाई हुई है। दूसरी बात यह है कि चैरिटेबल जो कंपनी होती है, या कोई भी कंपनी है, लॉ में कंपनी की संपत्ति कंपनी की होती है, वो निजी नहीं होती। जैसा कि एक
आज मीडिया द्वारा सुझाया गया है कि वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने संपत्ति पे कब्जा कर लिया। तो एक तो अभी तक ये क्लियर नहीं। आपने जो टाइमिंग की बात कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। देखिए कई दशक बाद कांग्रेस ने गुजरात में जाकर के घुस करके वहां अधिवेशन किया अपना, और कल भी जब इस केस का खुलासा किया कि हमने चार्जशीट दाखिल कर दी है ईडी ने, तो राहुल गांधी दो मीटिंग्स में इन्वॉल्व थे। एक दिल्ली में उनकी भेंट तेजस्वी प्रसाद से हुई, तेजस्वी यादव से हुई, जो बिहार में लीडर है आरजेडी के, और ये तय हो गया कि अब गठबंधन वहां चुनाव लड़ेगा। तो गठबंधन बिहार में चुनाव लड़ने का मतलब है कि जो एनडीए गठबंधन है वहां, उसके लिए तगड़ी चुनौती नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जो 20 साल से काबिज है। दूसरा, कल ही राहुल गांधी ने गुजरात में कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल के, पहली बार हुआ कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिस बेरर्स हैं उनको बुला करके मीटिंग की, और उन्होंने ये भी कहा वहां, पत्रकारों ने पूछा कि भाई आप चाहे जितने, जैसा आपने कहा कि मेरे को ऊपर ऑलरेडी तमाम केस हैं, चाहे जितने केस लगा दें मैं झुकूंगा नहीं, मतलब ये है। तो जाहिर है कि इस समय देखिए पिछले आम चुनाव में ही बीजेपी और मोदी जी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, ढलान पे है गाड़ी। अब जब गाड़ी ढलान पे होती है तो उस समय जो है ऐसा लग रहा है कि अपनी लोकप्रियता गिर रही है, तो उस समय मोदी जी को ये लगता है कि जितना हो सके कांग्रेस के लोगों को, जो मुख्य विपक्षी दल है और जो इमर्ज करना चाहती है, उसको घेरो और उनके नेताओं को डिस्क्रेडिट करो, और हो सके तो जेल भी भेज दो, और इससे क्या होगा कि उनके बाकी रैंक एंड फाइल भी डर जाएंगे। तो मुझे लगता है ये एक डराने की कवायद है। और दूसरी बात ये कह दें कि ये विपक्ष की आवाज को दबाना जो है, ये किसी भी तरह से जायज नहीं कहा जा सकता है। और मतलब पहली बात तो इतने साल लग गए, 2012 से 13 साल लग गए, और उसमें भी ईडी ने कोई अभी तक स्पष्ट नहीं किया कि इसमें क्या फ्रॉड हुआ है या कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। तो ये इसलिए शक पैदा होता है। जागृति जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए ये कोई नया काम नहीं है, लगातार होता रहा। जब एक के बाद एक नेता एक दूसरे के ऊपर जो आरोप लगाते हैं, और कई बार वो मामले कोर्ट के अंदर भी पहुंचते हैं और फिर वो साबित नहीं हो पाते हैं। जैसे एक 2G वाला जो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम वाला जो मसला था, वो बहुत बड़ा मसला था। उसको लेकर भी बहुत सारे आरोप जो है वो लगाए गए थे, और उसके बाद में उसमें से कोई भी नतीजा नहीं निकला था। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अगर चार्जशीट जो है जो दाखिल भी हो जाती है, तो उसके बाद क्या आपको गिरफ्तारी लगता है कि की जाएगी? क्योंकि जो पुराना इतिहास है वो ये बताता है कि जब जनता पार्टी की सरकार आई, जनता पार्टी की सरकार ने उस समय शाह कमीशन बिठाया, उसकी एक रिपोर्ट आई, और तमाम सारे मामलों को लेकर के इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी की गई, और वही उनके वापसी का सबब बनी। तो आपको क्या लगता है कि अगर इस तरीके का कोई गिरफ्तारी तक बात पहुंचती है, तो उसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, पहली तो ये चीज है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद ईडी का उसमें कोई भूमिका रह नहीं जाता है, गिरफ्तारी का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि अब मामला कोर्ट में है और कोर्ट अपनी सुनवाई करेगा, कोर्ट अपने तरीके से काम करता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई गिरफ्तारी जैसी कोई चीज होने जा रही है। और दूसरी चीज कि अगर ये करते हैं तो ये बैकफायर होगा, ये तय बात है। तो जब हेमंत सोरेन को इन्होंने गिरफ्तार किया तो उसका नतीजा मिल गया इनको। और ये एक ऐसी फैमिली है जो पैन इंडिया अपनी पकड़ रखती है। आज पूरी कांग्रेस जो है सड़कों पे रही है पूरे देश भर में। और ये तय सी बात है कि राहुल जी के ऊपर या सोनिया जी, तो खैर सोचना भी अजीब लगता है, अगर उनके ऊपर किसी तरह की इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो ये देश इतना भी एहसान फरामोश नहीं है। क्योंकि जितना मैं समझती हूँ, आप चाहे किसी भी पार्टी से मतलब रखें या ना रखें, लेकिन सब जानते हैं कि ये वो परिवार है जिसने आजादी की लड़ाई
में अपना सब कुछ दान किया है। हजारों हजार करोड़ की संपत्तियां आज भी जो खड़ी हैं देश में दिखाई देती हैं, वो उन लोगों ने दान में दी हुई है। और कोई एक पैसे का आरोप, इस तरह का व्यक्तिगत आरोप इनके ऊपर टिकेगा नहीं किसी तरह से। अगर टिकता तो इनको 12 साल 14 साल नहीं लगते एफआईआर दाखिल करने में, और उसके बाद उसके जांच करके, और 365वें दिन जब इनकी मजबूरी थी वो दाखिल करना चार्जशीट, तो फर्जी कुछ कहानी बना करके इनको दाखिल करना पड़ रहा है। अब मैं ईडी के ऊपर आऊं तो 193 केस विपक्ष के नेताओं पे कर रखे हैं, जिसमें 4 पर कन्विक्शन कुल मिला के हुआ है, और 5,900 केसेस हैं जो ईडी देख रही है, जिसमें से 1% से भी कम ट्रैक रिकॉर्ड है इनका कन्विक्शन का। 40 में कुल 40 केसेस पे कन्विक्शन का इनका रेट है। तो ये केस बनाएंगे और क्या ये चलाएंगे किस तरह की। 70,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कब्जा किया है ईडी ने। ईडी के माध्यम से मैं तो कहूंगी मोदी जी ने इस देश के तमाम विपक्षी नेताओं और तमाम लोगों की ईडी की धमकी दिखा दिखा करके। तो ये भी एक, मुझे तो लगता है कि प्रॉपर्टी के लूट का एक तरीका निकाला है इनको। नेशनल हेराल्ड की जो बिल्डिंग है वो चाहिए होगी, इसलिए ये सारा खेल रचाया गया होगा। और जिस सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पे ये सारा केस बना, वो सुब्रमण्यम स्वामी सुबह से शाम तक मीडिया में बैठ के सबसे ज्यादा गाली तो मोदी जी को देते रहते हैं। पूरे टाइम उनके बारे में क्या ही नहीं बोलता है वो आदमी। उनके ऊपर कार्रवाई करने की क्यों नहीं हिम्मत हो रही है? तो कहीं नस इनकी दबी हुई है खुद की। और सबसे ज्यादा मुझे जो ये लग रहा है कि ये दरअसल में गुजरात में जो सक्रियता है जिस तरह से, और बिहार के चुनाव में जो इंडिया गठबंधन का आपसी समझौता और ये सब बातचीत शुरू हुई है, और अभी आसाम का चुनाव, बंगाल का चुनाव, वहां सब जगह इनकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो ये सारा खेल तो इसलिए किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड की सुनवाई में आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दी है, सरकार को जवाब मांगा है। तो बहुत सारी चीजें इनके ऊपर जब आती हैं, आर्थिक मामले में जिस तरह से पूरा बाजार डूब रहा है, जिस तरह से टैरिफ का मामला है, ये सब से ध्यान भटकाने के लिए इनको जब मन करता है तो बोतल से जिन्न की तरह हेराल्ड मामले को निकाल लेते हैं, और उसको मिसकंसेप्शन बनाने के लिए गोदी मीडिया काफी है। वो बोलता रहेगा, वो ऐसे दिखाएगा जैसे कि इन्होंने कोई प्रॉपर्टी कब्जा कर रखी है, किसी की दूसरे का मामला है, नेशनल हेराल्ड किसी और का अखबार था, नवजीवन, और ये मतलब अजीब किस्म का झूठ फैलाने की जो वो है तरीका है वो है। और कोई पहली बार नेहरू गांधी परिवार पे हमला, व्यक्तिगत हमला हो रहा है ऐसा नहीं है। नेहरू जी के ऊपर से लेके और राहुल गांधी तक, सोनिया जी दुनिया की सबसे अमीर महिला है, राहुल गांधी के बारे में तो क्या ही पूरा फैक्ट्री लगा दी थी उनको क्या साबित करने के लिए। उसी तरह का तमाम जो जितने घोटालों के आरोप लगे, एक को भी कोर्ट में साबित नहीं कर पाए, किसी भी मामले को कोर्ट में साबित नहीं कर पाए, लेकिन वो परसेप्शन बनाने का खेल पॉलिटिक्स है, और उसी तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और जितने घोटालेबाज हैं, वो चाहे मतलब जिनको ये खुद कहते रहे हैं, चुनावों में घोषित करते रहे हैं, वो प्रफुल्ल पटेल हो, हेमंत शर्मा हो, मुकुल राय हो, यशवंत चौहान हो, सारे जितने के जितने वो तो सब बैठे हुए हैं आपकी पार्टी में, उनके ऊपर कार्रवाई ईडी की क्यों बंद पड़ी हुई है? तो बहुत सारे सवाल हैं, और जिसकी वजह से ये कोई मतलब नहीं रखता इस तरह की सनसनीखेज बातें करना और केवल सनसनी फैलाना पॉलिटिक्स में, और असली मुद्दों से ध्यान उठाने के लिए। कोई जांच अगर करेगा तो 600 जिलों में जो इनकी प्रॉपर्टीज खड़ी हुई हैं, जो वो सारी जमीनें, राम मंदिर की जमीन जो घोटाला किया, वो सारी जमीन के मामले, ये सारे मामले पे क्यों नहीं जा रही है ईडी? अभी धारावी को खाली कराने के मामले में सबको मालूम है कि राहुल जी एक्शन लेने में आएंगे। और बंबई में एक मामला बहुत बुरी तरह, जिस तरह उनको कूड़े के डंप में वहां धारावी के लोगों को फेंका जा रहा है, उस चीज को लेकर के किसी न किसी तरह से भी विपक्ष खड़ा होगा। तो वो सारी चीजों को लेकर के ये एक पूरा माहौल बनाना है। बिहार और बंगाल और सब जगह के चुनाव में इनकी दशा जो है उसको लेकर के बनाना है। अब जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है मीडिया में, आप देखिए ना, बंगाल में भी जो दंगा है उसके पीछे कहीं ना कहीं आरएसएस के लोगों का हाथ दिखाई दे रहा है। मुंह ढक करके गए थे, और वहां पे जिस तरह वहां का ललन टॉप की खबर है, पूरी की पूरी रिपोर्टिंग है, आप देखिए। तो ये कंटिन्यूअस देश में आग लगाने और झूठ फैलाने का एक मशीन बन गई है बीजेपी, और बहुत दुखद और बहुत ही शर्मनाक है अपने आप में कि जिन चीजों की, जिन प्रतीकों को हम लोग श्रद्धा से देख रहे हैं, हमारे मतलब सीधे कहें तो वो एक आजादी की लड़ाई और उसकी विरासत से जुड़ी हुई संपत्ति है, आप उसके ऊपर भी इस तरह से उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसकी प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसको बचाने की ही तो कोशिश की गई थी, उसको जिंदा रखने की तो कोशिश की गई थी, आप उसको खारिज कर रहे हैं। और इनको दिक्कत क्या है गांधी नेहरू परिवार से?
उनको दिक्कत सिर्फ ये है कि उसका पूरी दुनिया में एक इंटरनेशनली वो स्टैब्लिश फैमिली है और विरासत को कैरी ऑन करता है। जो पूरी हिस्ट्री है हमारे देश की आजादी की लड़ाई से लेकर के अभी तक की, और शहादत की जो हिस्ट्री है, जो त्याग तपस्या की हिस्ट्री है, उसको वो कैरी ऑन करता है। और यही उस परिवार के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि इस चीज को खत्म किए बिना, देश की नैतिकता को खत्म किए बिना, गांधी के नाम को खत्म जी किए जी बिना इस सरकार को चैन नहीं पड़ रहा है। असल चीज ये सारा परसेप्शन बनाने के पीछे ये है। और इसीलिए कभी जी टोटी चोर हो जाता है, कोई चारा चोर हो जाता है। आप विपक्ष के भी नेताओं को देखिए, अखिलेश जी को मारने की धमकी दे रहे हैं। किसको छोड़ रहे हैं ये लोग? धन्यवाद। से कहूंगा कि वो बताएं कि क्या इसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, गिरफ्तारी करने की कोई हिम्मत ये सरकार दिखाएगी क्या? क्योंकि वो जो केस जिसमें कन्विक्शन हुआ 2 साल का, जिसमें कि कर्म से निकाल दिया, पार्लियामेंट की मेंबरी खत्म कर दी, उसके अंदर भी जेल पहुंचाने की तो हिम्मत इस सरकार की हुई नहीं थी। तो डरपोक सरकार है। जी क्या कहेंगे डॉक्टर तिवारी जी? जी सर, देखिए सबसे पहली बात तो है कि मैं जो इसको देख रहा हूँ कि कोई राजनीतिक आदमी रहता है तो राजनीतिक आदमी से राजनीतिक तरीके से व्यवहार करता है। राजनीतिक पार्टी होती है तो राजनीतिक पार्टियों से भी राजनीतिक तरीके से व्यवहार करती है। हम जो देखते हैं यहाँ सामने स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक जनसंगठन है, राजनीतिक जनसंगठन है उसका। तो फल एक इसका व्यवहार बिल्कुल उलट है। और उसके बाद इधर बीच हम जो इसको 10 सालों में हम जो इसका ये पूरा विकास देख रहे हैं, तो ये अब जनसंगठन में नहीं रह गया है, एक तरीके से कारपोरेट ऑफिस हो गया है, कारपोरेट घराना हो गया है, बिजनेस घराना हो गया है। इसका काम बिजनेस करना है। तो इसकी पूरी की पूरी फंक्शनिंग में कहीं राजनीति है ही नहीं है। ये गला काट प्रतियोगिता करते हैं और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी तो इनका है नहीं, ये चूंकि राजनीतिक नहीं है तो ये अपने प्रतिद्वंदी को दुश्मन समझते हैं, दुश्मन मान के उसके साथ व्यवहार करते हैं। उसके बिजनेस पर कैसे कब्जा कर लिया जाए, उसके जनता पर ये कैसे कब्जा कर लिया जाए, उनकी लीडरशिप पर कैसे कब्जा कर लिया जाए, उनके संगठन पर कैसे कब्जा कर लिया जाए, इसका केवल। और उसके लिए उनके लिए सबसे बड़ा कांटा अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी है जो राष्ट्रीय स्तर पर इनसे हर स्तर पर मुकाबला करने में सक्षम है। राष्ट्रीय पार्टी तो कम्युनिस्ट पार्टियां में है, लेकिन उनका जनाधार चूंकि उस तरीके से व्यापक अपना जनाधार नहीं है, इसलिए ये लोग कांग्रेस पार्टी को पूरा का पूरा टारगेट करते। जबकि आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी की बहुत ज्यादा अपनी सरकारें भी नहीं है, कांग्रेस पार्टी से ज्यादा मजबूत बल्कि स्थानीय पार्टियां हैं। लेकिन उनके साथ दिक्कत है स्थानीय पार्टियों का कि वो चूंकि स्थानीय स्तर पर हैं, अपने प्रदेश विशेष में हैं, तो उनको डरा के, धमका के, सौदा करके, तोड़ के किसी भी तरीके से उनके ऊपर अपना प्रेशर बना लेते हैं। लेकिन कांग्रेस के ऊपर ये प्रेशर नहीं बना पा रहे हैं। और खास करके कांग्रेस का ये जो नेतृत्व है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, ये या जो भी उसका सिर्फ नेतृत्व है, ये उसके ऊपर प्रेशर नहीं बना पा रहे हैं। और वही बार बार प्रेशर बनाने का इनका प्रयास हो रहा है। और फिलहाल ये जिस तरीके से दबाव में है इस लोकसभा के अंदर कि वक्फ बिल को एन केन प्रकारेण वहां पास कराने के बाद भी इनके गर्दन पे तलवार लटक रही है। और आज जिस तरीके से वक्फ बिल का वो संज्ञान लिया है और ऑन स्पॉट उसके जो ये जजेस बदल दिए गए हैं, और किरण रिजिजू खुलेआम जो धमकी देता है अपना सुप्रीम कोर्ट तो इस पर संज्ञान ले ही नहीं सकता है, काम कर ही नहीं सकता है। तो ये लोग राजनीतिक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, ये आपराधिक तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि ये मूलतः अपराधी हैं, ये मूलतः कारपोरेट हैं, जिसके चलते ये सारा संकट आ रहा है। और निश्चित रूप से इसका समाधान राजनीतिक होगा, क्योंकि ये मामला राजनीतिक है। तो कारपोरेट जब तक अपना काम करेगा, कारपोरेट को भागते भी देर नहीं लगता है, कारपोरेट का पैर उकड़ते भी अपना देर नहीं लगता है। लेकिन फिलहाल तो यह जो कॉकटेल बना हुआ है राजनीति और कारपोरेट का, उसमें भारतीय जनता पार्टी या इसके अपने नेता तो हावी हैं। हाँ, इनका संकट आएगा जब कारपोरेट भी अपने आप में भसकने लगता है, दरकने लगता है, तो उसको ध्वस्त होते समय नहीं लगता है। और वही स्थिति आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में भी होने वाली है। जो उसका सिर्फ डायरेक्टर लोग हैं, उनके ऊपर संकट के बादल आ गए हैं, संकट बादल बढ़ा रहे हैं। अब वो अपनी स्थिति बचाने के लिए
अपने भविष्य की वो जो उनको चिंता है कि इनके साथ भी तो ऐसे व्यवहार होगा, तो इन सारी चीजों से बचने के लिए, उस डर के लिए ये भाग रहे हैं। और भागते में जाहिर सी बात है, फिलहाल ये जो कोई भी एक्शन ले रहे थे, चाहे वो अखिलेश यादव पर एक्शन हो, या ये केजरीवाल पर एक्शन हो, या हेमंत सोरेन पर एक्शन हो, या राहुल और सोनिया पर एक्शन हो, या इवन पूरे कांग्रेस के सिर्फ नेतृत्व पर एक्शन हो, ये उनके अकुलाहट का परिणाम है। पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने जैसे आज पूरे देश में प्रोटेस्ट किया है, यहाँ पर मैं मध्य प्रदेश में हूँ, यहाँ पर भी सब जगह प्रोटेस्ट हुआ है, आपको ये लगता है कि ये कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट होगा और ये प्रोटेस्ट केवल कांग्रेस तक सीमित नहीं रहेगा, इंडिया गठबंधन भी इसमें उतरेगा? क्योंकि हमको याद है कि हम कुछ भी कहें जो है अरविंद केजरीवाल के बारे में, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, मैं उस सभा के अंदर था जो रामलीला ग्राउंड में हुई, पूरा इंडिया गठबंधन साथ खड़ा था। उसके बाद में जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद भी इंडिया गठबंधन पूरा साथ में खड़ा था। तो आपको क्या लगता है कि नंबर एक, कि क्या कांग्रेस एक लंबा आंदोलन इस मुद्दे को लेकर कर पाएगी? नंबर दो, क्या इंडिया गठबंधन जो है इस मुद्दे के ऊपर एक साथ आकर के कुछ करेगा? पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि ये किसी एक व्यक्ति, एक पार्टी का मामला नहीं है। ये देश में रूल ऑफ लॉ का मामला है, और रूल ऑफ लॉ को किस तरह से एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में कन्वर्ट किया जा रहा है और मेजॉरिटेरियन रूल में कन्वर्ट किया जा रहा है। कई स्तर पर मतलब ये सरकार काम कर रही है, जिससे बहुत चिंता है लोगों में। तो ये डेमोक्रेटिक जो है फंक्शनिंग का तकाजा नहीं है कि आज जो है अपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच में बिल्कुल डायलॉग खत्म हो गया है, पार्लियामेंट में बोले नहीं दिया जाता लीडर ऑफ अपोजिशन को। तो ये सिलसिला कहाँ जाएगा, ये हम लोगों की सोचने की बात यह है, नागरिक समाज की, कि अगर इसी तरह मनबड़ होती गई सरकार, तो आगे चल के अभी जो इसको हम लोग कहते हैं कि भाई अघोषित आपातकाल है, कल को घोषित आपातकाल भी हो सकता है कि भाई आपके राइट्स सस्पेंड हो सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स। और ऑलरेडी मीडिया को अभी मजिल किया गया है, अभी मीडिया को विज्ञापन के जरिए या प्लॉट के जरिए या जेल के जरिए डराया गया है, कल को प्रॉपर सेंसरशिप भी लग सकती है। वैसे ही आप देखिए तमाम देश की यूनिवर्सिटीज में एक पर्टिकुलर विचारधारा के लोग बैठ गए हैं, मीडिया हाउसेज में भी एडिटर्स जो है वो सरकार ही करीब ज्यादातर जगह तो तय कर रहे हैं, उनकी चॉइस के बैठ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये कांग्रेस पार्टी का या राहुल गांधी और सोनिया गांधी का मसला नहीं है। बिल्कुल इसमें कांग्रेस को तो लड़ाई लड़ी रही है, इसमें न केवल इंडिया गठबंधन को बल्कि जो सिविल सोसाइटी के संगठन हैं जिनसे आप भी तमाम में जुड़े हैं, उनको भी इसमें उतरना चाहिए और जिस ढंग से भी कर सके हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि कुल मिला के सारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को कमजोर किया जा रहा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, सीबीआई, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वास्तव में मोदी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सीरियस है, जैसा कि और इसी मुद्दे पे वो चुन के आई थी, तो जो जागृति ने कहा था कि बहुत सारे जो दूसरी पार्टियों से जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे उनको एडमिट कर लिया है, उनकी भी जांच कराइए। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपने कान उमेट के ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके पैसा वसूला था, उसको भी आगे लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना चाहिए, तो उसको भी संज्ञान लेना चाहिए जो जांच एजेंसियां है। तो पहले सरकार खुद अपने भ्रष्टाचार पे भी तो देखे कि जो लोग उनके साथ हैं वो कितना भ्रष्टाचार करते हैं, और बजाय उसके दूसरों पर फर्जी केस लगा के और उनको डराना धमकाना, ब्लैकमेल करना या डेमोक्रेसी को कमजोर करना या चुनाव के दौरान डिस्करेज करना, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसमें जो भी रूल ऑफ लॉ को मानने वाले लोग हैं, सबको इस तरह की लड़ाइयों में एकजुट होना चाहिए। उसका
अंतिम टिप्पणी आपकी कि इस पूरे मसले को केवल कोर्ट में नहीं सड़कों पर भी लड़ने की जरूरत होगी, पूरे एक पॉलिटिकल लेवल पे आगे बढ़ाने की जरूरत होगी। आप क्या कहेंगे इस पर? देखो डॉक्टर साहब, इसमें यह है कि इसमें जो इंडिया गठबंधन है उसका जो यूनिटी है वो भी टेस्ट होगी कि वो किस हद तक जा सकते हैं। क्या वह कांग्रेस अकेले इस लड़ाई को लड़ेगी, क्योंकि ये हमें पता है कि बेसिकली ये अपोजिशन को कमजोर करने की बात है। उसमें किस हद तक कांग्रेस आगे ले जा सकती है इसको, लंबे समय तक तैयार है उसके लिए, इंडिया गठबंधन कितना इसके साथ आएगा, तभी प्रेशर सरकार पर बन सकता है। अदरवाइज जहां तक जुडिशरी का सवाल है, वो आपको पता ही है जुडिशरी किस तरह से काम कर रही है, और मुझे भी कोई बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। जी।